हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वाली वीडियो से बेटा मैं आपको जीन रेगुलेशन के बारे में पढ़ा रही हूँ और इस वाली वीडियो में हम स्टडी करेंगे ऑपरॉन सिस्टम के बारे में। और ऑपरॉन में भी मेनली हम कौन सा ऑपरॉन स्टडी करेंगे? लैक ऑपरॉन। लैक ऑपरॉन स्टडी करेंगे हम प्रोकैरियोट्स के अंदर और इकोलाई के अंदर मेनली। तो बेटा हम लैक ऑपरॉन स्टडी करेंगे। लैक ऑपरॉन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस टाइप का ऑपरॉन होता है ये। तो सबसे पहले लैक ऑपरॉन इज द एग्जांपल ऑफ द इंड्यूसिबल ऑपरॉन। ये कैसे टाइप का ऑपरॉन है? एक टाइप का इंड्यूसिबल ऑपरॉन है। और हम इंड्यूसिबल ऑपरॉन है तो हम कैसा नाम देंगे? नेगेटिव कंट्रोल के अंडर वो होता है, ठीक है, नेगेटिवली कंट्रोल किया जाता है। कहने का मतलब क्या भाई? इंड्यूसिबल ऑपरॉन वो होता है जो नॉर्मली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा जब तक कि हम उसे सिग्नल ना दें, जब तक कि इंड्यूसर ना आए, ठीक है। जब तक इंड्यूसर नहीं आएगा इट रिमेन्स इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म। तो इंड्यूसिबल ऑपरॉन है, दैट मीन्स कि यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इंड्यूसर की रिक्वायरमेंट होती है टू एक्टिवेट द ऑपरॉन। किसको एक्टिवेट करने के लिए? इस ऑपरॉन को एक्टिवेट करने के लिए। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखो बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो लैक ऑपरॉन से आते हैं और इसी कई बार तो इसी डायरेक्टली स्ट्रक्चर की फॉर्म में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास होते हैं इसके पास रेगुलेटरी जीन्स। मैंने आपको बताया था रेगुलेटरी जीन्स को आई जीन भी कहते हैं, इनहिबिटरी जीन्स या कई बार आर जीन भी नाम दे देते हैं इनको। ये कौन से हैं? रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन्स के बाद में हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा प्रोमोटर। मैं प्रोमोटर को पी से लिख रही हूँ। उसके बाद होगा यहाँ पे ऑपरेटर। ऑपरेटर को मैंने ओ से लिखा। और उसके बाद होते हैं इसके पास तीन स्ट्रक्चरल जीन। लैक ऑपरॉन में मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। ये तीन, तो ये तीनों क्या है भाई? ये तीनों है इसके स्ट्रक्चरल जीन। दीज आर स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या है? पी फॉर प्रोमोटर, ओ से क्या बना? ऑपरेटर। और ये है इसका रेगुलेटरी जीन। कौन सा जीन भाई? रेगुलेटरी जीन। आप ध्यान से सुनेंगे। नॉर्मली क्या होता है? व्हेन इंड्यूसर इज अब्सेंट, पहली कंडीशन हम लेके चलते हैं। कौन सी कंडीशन? जब इंड्यूसर अब्सेंट रहे। अगर इंड्यूसर अब्सेंट होगा तो क्या क्या सिचुएशंस आएंगी वो ध्यान से देखेंगे। अच्छा बेटा एक बात और सुन लें कि यहाँ पे जो मैंने प्रोमोटर बताया है, इस प्रोमोटर के पास दो बाइंडिंग साइट होती हैं। एक साइट के ऊपर तो बाइंड करता है, कौन बाइंड करेगा भाई? आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट, ठीक है। और जो इसकी दूसरी साइट होती है उसके ऊपर कौन बाइंड करता है? कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। क्या होते हैं ये? कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन्स। ये इसकी दूसरी साइड पे बाइंड करते हैं। अब मैंने पहली कंडीशन ली जब इंड्यूसर अब्सेंट है। और कई बच्चों के दिमाग में शायद ये चल रहा होगा मैडम यहाँ पे इंड्यूसर कौन होता है? तो बेटा इंड्यूसर यहाँ पे खुद लैक्टोज होता है। यहाँ पे लैक्टोज इंड्यूसर का काम करता है और कई बार एलोलैक्टोज भी इसमें इंड्यूसर का काम करेगा। अब अगर इंड्यूसर नहीं है तो आई जीन ने अपना एमआरएनए बनाया। क्या बनाया? अपना एमआरएनए बनाया और इसने अपना प्रोडक्ट सिंथेसाइज किया। और इसके प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? रिप्रेशर। क्या होगा? रिप्रेशर। ये रिप्रेशर जाके डायरेक्टली बाइंड कर जाता है इस ऑपरेटर के ऊपर। किसके ऊपर बाइंड करेगा? ऑपरेटर पे। ऑपरेटर पे अगर रिप्रेशर बाइंड हो गया, क्या बाइंड हो गया बेटा? अगर ऑपरेटर पे रिप्रेशर बाइंड हो गया तो हमारा क्या बन जाएगा? इसकी वजह से हमारा ऑपरेटर इनएक्टिवेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग ऑफ द रिप्रेशर। रिप्रेशर के बाइंड होने से ऑपरेटर अगर बाइंड हो गया तो ऑपरेटर डू नॉट अलाउ द आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड ओवर द promoter
तो क्या अलाउ नहीं करता है कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड करे, इस चीज को अलाउ नहीं करेगा और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पे बाइंड नहीं किया तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन थे इनकी ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर दिया जाएगा, इनकी ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। और हमारा ओप्रोन किस कंडीशन में कहलाएगा, हमारा ओप्रोन स्विच ऑफ कंडीशन में कहलाएगा। किस कंडीशन में कहलाएगा भाई, स्विच ऑफ कंडीशन में। सारी सिचुएशन समझ में आई, क्या क्या सिचुएशन बताई, ध्यान से सुनेंगे। पहली कंडीशन मैंने दी थी कि जब इंड्यूसर ना हो, जब इंड्यूसर नहीं है तो इसने रिप्रेसर बनाया, वो रिप्रेसर चला गया ऑपरेटर पे, ऑपरेटर रिप्रेसर की प्रेजेंस में इनएक्टिवेट हो जाएगा। अगर ऑपरेटर इनएक्टिवेट हो गया तो कुछ भी नहीं करने देगा, वो आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर पे बाइंड नहीं करने देगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज ही प्रोमोटर पे बाइंड नहीं हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन कौन करेगा, और इन स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ये जो सिंबल होता है ये मैंने लगाया है, ये इनहिबिट करने का सिंबल होता है। और ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, दे गेट रिमेन्स इन इनहिबिटेड कंडीशन और दे गेट इनएक्टिवेट। और जब ये ही तीनों जीन्स हमारे इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो वी कैन से कि कंप्लीट लैक ऑफ ओप्रोन है, दैट रिमेन्स इन द स्विच ऑफ कंडीशन। और हमारा क्या होगा कि जो इसके प्रोडक्ट बनने चाहिए वो नहीं बनेंगे। ऐसा नॉर्मली रहता है, ऐसा नॉर्मली यही होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंड्यूसिबल ओप्रोन। अब क्या होगा, हमें इस ओप्रोन को एक्टिवेट कराने के लिए, नोट डाउन कर लें बेटा इसे। अब इस कंडीशन, इस ओप्रोन को एक्टिवेट कराने के लिए हमें दूसरी कंडीशन देखनी होगी। दूसरी कंडीशन कौन सी कंडीशन, जब क्या हो, जब हमारे पास क्या प्रेजेंट हो गई, हमारे पास इंड्यूसर प्रेजेंट हो। अगर मान लो हमारे पास ये एक इंड्यूसर प्रेजेंट है जो कि किसका नाम होता है, हमारे एक लैक्टोज का नाम होगा। यहाँ पे जो लैक्टोज है वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। वी कैन से लैक्टोज और वी कैन से एलोलैक्टोज। तो जब रिप्रेसर जाके ऑपरेटर पे बाइंड करेगा इसको इनएक्टिवेट करने के लिए, तो ये इंड्यूसर जाके इसके साथ बाइंड कर जाएगा। और ये इंड्यूसर जब यहाँ पे बाइंड कर जाएगा तो ये इस रिप्रेसर को यहाँ से हटा देता है। ये रिप्रेसर इस इंड्यूसर की प्रेजेंस में इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, ये हटा देगा। जब एक बार रिप्रेसर यहाँ से हट गया तो क्या होगा, हमारा ऑपरेटर था वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ऑपरेटर एक्टिवेट हो गया तो ऑपरेटर के एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, ये क्या करेगा भाई, ये कैप को यहाँ पे बाइंड करवाएगा। कैप बाइंड होने के बाद प्रोमोटर पे वो जगह एक्टिवेट हो जाती है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना है। ठीक है, और फिर आरएनए पॉलीमरेज की यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगी। किसकी बाइंडिंग हो जाएगी भाई, आरएनए पॉलीमरेज की प्रोमोटर पे बाइंडिंग हो जाएगी। फिर आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड कर गया तो वो ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। किसका ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, इन तीनों के तीनों प्रोडक्ट का, तीनों के तीनों जीन्स का। तो ये तीनों अपने अपने एमआरएनए सिंथेसाइज करेंगे और तीनों के एमआरएनए से अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। अब हम देखते हैं लैक जेड कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। लैक जेड एक एंजाइम बनाएगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये तो बनाएगा लैक जेड। ठीक है, और हमारा जो लैक वाई है वो क्या बनाएगा, लैक वाई एक एंजाइम बनाएगा जिसका नाम क्या होता है भाई, गैलेक्टोसाइड परमिएज। कौन सा एंजाइम बनाएगा वो, गैलेक्टोसाइड परमिएज। इस वाले एमआरएनए से बनेंगे गैलेक्टोसाइड परमिएज। और जो तीसरा एंजाइम था लैक ए, वो क्या बनाएगा, वो थायोगैलेक्टोसाइड एसिटाइलेज। ये हम क्या नाम देते हैं, ट्रांस एसिटाइलेज, थायोगैलेक्टोसाइड एसिटाइलेज। और वी कैन से ट्रांस एसिटाइलेज। ये तीन एंजाइम बनेंगे। कई बार क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि भाई इन तीनों एंजाइम्स का काम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, ये काम करता है। जो गैलेक्टोसाइड परमिएज है दैट अलाउ द एंट्री ऑफ द लैक्टोज,
ये किस लिए रिक्वायर्ड होता है? ये सेल के अंदर लैक्टोज की एंट्री के लिए, लैक्टोज को अंदर आने के लिए ये रिक्वायर्ड होगा। और जो ट्रांस एसिटाइलेज है ये टॉक्सिक थायोगैलेक्टोसाइड होता है जो लैक्टोज परमिएज की अलाउ करता है एंट्री को। ठीक है, ये मेटाबोलाइज करेगा टॉक्सिक थायोगैलेक्टोसाइड्स को, मतलब टॉक्सिक इफेक्ट को मेटाबोलाइज करेगा। इट मेनली मेटाबोलाइज टॉक्सिक थायोगैलेक्टोसाइड, उनको मेटाबोलाइज करने का काम किसका हो जाएगा भाई? ट्रांस एसिटाइलेज का। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनेंगे, इससे क्वेश्चंस किस किस तरीके से आते हैं। आपको सिचुएशन ये दी जाएंगी, सपोज करो कि आपको ये सब कंडीशन दे दी गई है, यहाँ पे लैक्टोज दिखा रखा है, रिप्रेसर दिखा रखा है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रखा है। ये पूछा हुआ है कि क्या हमारा लैकोप्रोन स्विच ऑन कंडीशन में रहेगा या स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर इंड्यूसर वहाँ पे है तो ऑब्वियसली बात है स्विच ऑन होगा, और अगर ये स्विच ऑन होगा तो ये अपने अपने प्रोडक्ट सिंथेसाइज करेंगे। लैक जेड, लैक वाई और लैक ए तीनों अपने अपने एमआरएनएस बनाएंगे और इनके एमआरएनए से इनके पर्टिकुलर एंजाइम्स की फॉर्मेशन होगी और वो अपना पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे। अब एक कई बार क्वेश्चन ये आता है कि लैकोप्रोन को एक्टिवेट करने के लिए हमेशा एक थोड़ी सी अमाउंट में लैक्टोज चाहिए होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अगर लैक्टोज ही नहीं होगा तो इसको एक्टिवेट कौन करेगा, है ना? या तो एलो लैक्टोज चाहिए या लैक्टोज चाहिए। इसलिए थोड़ी सी अमाउंट का जो गैलेक्टोसाइड परमीएज है वो हमेशा सेल के अंदर सिंथेसाइज रहता है। किस लिए? ताकि वो लैकोप्रोन को एक्टिवेट कर सके। अब मैं आपको नेक्स्ट में ये वीडियो आप जब स्टडी कर लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन सेंड करूंगी इसी लैकोप्रोन के। तो बेटा ये आप कोशिश करें कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस करें, क्योंकि यहाँ से भी गारंटी के साथ क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो हमारा लैकोप्रोन एक इंड्यूसिबल ऑप्रोन था, एक नेगेटिव कंट्रोल का ऑप्रोन था। अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये तो इंड्यूसिबल ऑप्रोन का एग्जाम्पल आपने बता दिया, लेकिन रिप्रेसिबल ऑप्रोन का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए, रिप्रेसिबल या फिर पॉजिटिव कंट्रोल का ऑप्रोन का एग्जाम्पल पूछा जाए, तो उसके लिए एक दूसरा ऑप्रोन आता है जिसका नाम होता है ट्रिप्टोफैन ऑप्रोन। कौन सा ऑप्रोन होता है बेटा? एक सेकंड ऑप्रोन है ट्रिप्टोफैन ऑप्रोन। वो इस तरीके का ऑप्रोन होता है। उसके अंदर क्या होगा भाई, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, हालांकि वो आपको पढ़ना नहीं है, इतना सिलेबस में नहीं है। तो कई बार पर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसमें ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, हमारे लैकोप्रोन में तो 3 ही थे, लेकिन उसके अंदर 5 होते हैं। ठीक है, उसमें 5 कौन कौन से होते हैं भाई? ट्रिप्टोफैन ई, डी, सी, बी और ए। ट्रिप्टोफैन ई, ट्रिप्टोफैन डी, सी, बी, ए, ये 5 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। वही सब होते हैं, बाकी इसके साथ में प्रोमोटर भी होगा, ऑपरेटर भी होगा, और इसके पास में एक रेगुलेटरी जीन्स भी होगा। इसके साथ में ही यहाँ पे एक एल साइड भी होती है, जिसको हमने क्या नाम दिया है कि एल ए साइड भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एल ए साइड। ठीक है, लेडर एटीन्यूएटर जिसे कहते हैं। और यहाँ पे इसको आई ना नाम देके इसको आर जीन्स नाम देंगे, रेगुलेटरी जीन्स को। अब इसके केस में क्या होगा कि ये जो एमआरएनए बनाएगा ना, तो यहाँ से कंप्लीट रिप्रेशर ना बन के क्या बनेगा? एपो रिप्रेशर बनेगा। क्या बनता है? एपो रिप्रेसर। ठीक है, और ये जो एपो रिप्रेसर है ये एक इनकम्प्लीट रिप्रेसर का काम करता है। किसका काम करता है भाई? इनकम्प्लीट रिप्रेसर का काम करेगा। और इसकी प्रेजेंस में जब ये यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, तो हालांकि इनकम्प्लीट रिप्रेसर है तो ये ऑपरेटर को इनएक्टिवेट नहीं कर पाता है, और ये ऑपरेट हमेशा किस कंडीशन में रहेगा? एक्टिवेटेड कंडीशन में। जब ऑपरेटर एक्टिवेट है तो प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो ये हमेशा किस कंडीशन में रहेगा भाई? ये स्विच ऑन कंडीशन में रहेगा। इसी वजह से तुमने क्या नाम दिया था इसको? रिप्रेसिबल ऑप्रोन। तो इसमें कंडीशन, अगर पहली कंडीशन ये आए जब ट्रिप्टोफैन एब्सेंट हो तो ये हमेशा स्विच ऑन रहेगा। जबकि लैक्टोज वाले में मैंने क्या बताया था, अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो ये हमेशा स्विच ऑफ कंडीशन में था ना बेटा। मेनली वही पढ़ना आपको ध्यान से, पर मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। अगर ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है तो ये हमेशा स्विच ऑन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये कंप्लीट रिप्रेशर नहीं बना पाता है, और ये स्विच ऑन कंडीशन में रहेगा तो ये सारे के सारे जीन्स अपने अपने
mRNA सिंथेसाइज करेंगे और इन सब के mRNA से किसकी फॉर्मेशन होती है, ट्रिप्टोफन की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है भाई, ट्रिप्टोफन। और आपको पता है ट्रिप्टोफन बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर बन जाए, ट्रिप्टोफन अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में बन जाए तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है। क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक। मतलब ये अपनी अमाउंट इंक्रीज होने के बाद ये खुद एक रिप्रेसर की तरह काम करता है। ये दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब ट्रिप्टोफन प्रेजेंट हो। तो ट्रिप्टोफन अगर प्रेजेंट है तो ये किसकी तरह काम करने लग जाएगा, व्हेन ट्रिप्टोफन इज प्रेजेंट इट स्टार्ट्स टू एक्ट एज को रिप्रेसर। और इस एपो रिप्रेसर के साथ में को रिप्रेसर मिल जाएगा और एक कंप्लीट रिप्रेसर बना देगा। क्या बना देगा भाई, एक कंप्लीट रिप्रेसर बना देगा, क्योंकि आपको रिप्रेसर तो इनकम्प्लीट था। और जब ये कंप्लीट रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड करेगा, जब ये कंप्लीट रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड करेगा तो अब ये ऑपरेटर को क्या कर देगा, इनएक्टिवेट। और ऑपरेटर अगर इनएक्टिवेट हो गया तो प्रोमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज क्या बाइंड करेगा बेटा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा। अगर ये नहीं करेगा तो क्या ये एमआरएनएज बनेंगे, कुछ भी नहीं बनेगा। सबकी एमआरएनए की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी और इन सब की ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट कर दी जाती है। और ट्रांसक्रिप्शन अगर इनहिबिट हो गई तो ये ऑप्रोन किस कंडीशन में आ जाएगा, स्विच ऑफ कंडीशन में। तो दो ऑप्रोन बताए मैंने आपको, एक तो लैक्टोज और एक ट्रिप्टोफन। लैक्टोज ऑप्रोन तो इंड्यूसिबल ऑप्रोन था, वहां पे अगर लैक्टोज नहीं है तो वो सप्रेस मिलेगा। यहाँ पे अगर ट्रिप्टोफन नहीं है तो ये एक्टिवेट मिलेगा। वहां पे हम लैक्टोज देते हैं तब जाके वो एक्टिवेट करता है। यहाँ पे अगर हम ट्रिप्टोफन देते हैं तो वो इसको इनएक्टिवेट करता है, क्योंकि ट्रिप्टोफन एक रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है और लैक्टोज उसमें एक इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। तो ये दो टाइप के आपको ऑप्रोन करवाए हैं। आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे लैक ऑप्रोन के, और इसके साथ में हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने रेगुलेशन इन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ा। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट्स में भी कराऊंगी, सॉरी यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में तो हमने स्टडी ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।